Okay beta, what we are going to study in this chapter, we are going to study about the technique of biotechnology. ठीक है, what do you mean by the term biotechnology? Biotechnology क्या होती है? What is the principle behind this technique? ठीक है, इस टेक्निक, इस प्रोसेस के पीछे क्या प्रिंसिपल है, कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे ये ब्रांच जो है बायोलॉजी की, न्यू ब्रांच जो है वो सामने आई है. ठीक है, व्हाट आर द वेरियस टूल्स that are used in biotechnology, or in other words you can say recombinant DNA technology. ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर हम एक प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं जिसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और सिंपल वर्ड्स के अंदर हम उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं. ठीक है बेटे, जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशंस करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू मैनिपुलेट, और किस चीज को मैनिपुलेट करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर जीन्स को मैनिपुलेट करने जा रहे हैं. ठीक है, तो वी आर हियर गोइंग टू इंटरफेयर द जीन्स. आपको मालूम है कि हर एक जीन जो है वो बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. कैसे रिस्पॉन्सिबल है वो भी आपको मालूम है कि एवरी जीन इट प्रोड्यूस अ protein, and that protein later behave as an enzyme, and that enzyme catalyze a particular reaction, and as a result of that particular reaction one character is there in your body. तो कहते हैं कि जीन्स जो है अगर आप उसमें किसी भी तरीके से कोई बदलाव करेंगे, कुछ इंटरफेरेंस करेंगे, कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, तो उसके जो रिजल्ट हैं बनने वाले प्रोडक्ट के रूप में हमें नजर आएंगे. तो यहाँ पे हमने उन सभी टूल्स के बारे में भी स्टडी करने हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज किए जाते हैं. ठीक है बेटे, उसमें से एक टूल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दे आर पॉपुलरली नोन एज द मॉलिक्यूलर सीजर्स. देखो, हर एक केमिकल रिएक्शन जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो केमिकल रिएक्शन का रेट जो है उसको इंक्रीज करते हैं. उसी तरह से कहते हैं कि हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, उसमें अगर हम बात कर रहे हैं डीएनए की, ठीक है, तो डीएनए जो है उसमें से अगर हमने जीन्स जो है उनको आइसोलेट करना है. अब देखो, डीएनए जो है उसमें काफी सारे जीन्स प्रेजेंट हैं, और हम कुछ डिजायरेबल जीन्स जो हैं उन्हीं को आइसोलेट करना चाहते हैं, और हम डीएनए जो है उसको एक पर्टिकुलर साइट पे कट करना चाहते हैं कि हमें सिर्फ इतनी डीएनए की सेगमेंट चाहिए. तो उसके लिए हम बायोटेक्नोलॉजी में खास तरह के एंजाइम यूज करते हैं, and these enzymes are known as the molecular scissors or restriction endonucleases. ठीक है, तो you must remember the name, and that is restriction endonucleases, and they are popularly known as molecular scissors. ओके बेटे, इसके अलावा तुमने एक चीज और पहले भी सुनी हुई है 11th क्लास में, when you study the chapter cell as a unit of life. ठीक है, about the additional type of DNA that is present in the cytoplasm. It is an extra chromosomal DNA. What is the name given to this DNA? देखो, एक डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर होता है. एक आपको बताया था कि कुछ डीएनए जो है ऑटोनॉमियस है और वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो भी अपने रेप्लिकास बना सकते हैं. तो इन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को क्या नाम दिया गया है? हाँ जी, याद आ रहा है? Yes, better. These are known as plasmids. These are known as plasmids. ठीक है, अगर प्लाज्मिड्स के बारे में आपको कुछ याद आ रहा है तो आपको ये बताया था कि ये सर्कुलर डीएनए होते हैं जो कि न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये कैसे हैं? ऑटोनॉमियस है, मतलब अपने जैसे और रेप्लिकास बना सकते हैं. तो दूसरा टूल जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्लाज्मिड्स है. ठीक है, तो इन प्लाज्मिड्स की हेल्प से, क्योंकि ये अपनी कॉपीज तैयार कर सकते हैं, रेप्लिकास बना सकते हैं, तो हमने जो भी पीस ऑफ डीएनए आपने सिलेक्ट किया है जिसमें आपके डिजायरेबल जीन्स हैं, उनको हमने अगर किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में भेजना है तो उस होस्ट ऑर्गेनिज्म में हम उन्हें इन प्लाज्मिड्स की हेल्प से भेजेंगे. इसका मतलब ये प्लाज्मिड्स यहाँ पे कैसे रोल प्ले कर रहे हैं? वेक्टर्स का रोल प्ले कर रहे हैं. ओके बेटा, इसके अलावा देखो, बैक्टीरियोफाजिस वर्ड भी हमें अच्छे से पता है. व्हाट आर बैक्टीरियोफाजिस? यस, व्हाट आर बैक्टीरियोफाजिस? We have studied the structure. Virus which feeds on bacteria. Yes, those viruses which generally attack on the bacteria causes the lysis of the bacterial cell. So here the another tool of the recombinant DNA technology are bacteriophages. और ये bacteriophages जो है वो भी क्या करते हैं, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको
क्या करते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म तक ले जाने का काम करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के वेक्टर होंगे, एक प्लाज्मिड होंगे जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको लेके जाएंगे, एंड दूसरे कौन से होंगे, बैक्टीरियोफाजेस होंगे। ठीक है बेटा, लास्ट में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो सी द फर्स्ट स्लाइड। ओके, सी दिस वन आई हैव गिवन हियर द डेफिनेशन। तो कहते हैं कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली। सो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो जनरली किसके साथ डील करती है, ऐसी टेक्निक्स के साथ डील करती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, या तो लाइफ ऑर्गेनिजम्स जो है उसको एज इट इज उठा लेते हैं, उसका यूज करते हैं, या फिर उन लाइव ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो एंजाइम्स बनाए जाते हैं, ठीक है बेटे, उन एंजाइम्स को उन ऑर्गेनिजम्स में से निकाल लेते हैं और किसी दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म में उसको डालते हैं और फिर उससे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे प्रोसेस जो है उन्हें किसी दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म में उन एंजाइम्स की हेल्प से करवाते हैं जो लेटर ऑन ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम में आ सकती है। फिर से सुनेंगे, बायोटेक्नोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद सच टेक्निक्स और प्रोसेसेस इन विच वी यूज लाइव ऑर्गेनिजम्स एज इट इज। ठीक है, या तो पूरा का पूरा लाइव ऑर्गेनिज्म हमने इसमें ले लिया है, या फिर उस लाइव ऑर्गेनिज्म में अगर कुछ खास तरह के एंजाइम है, ठीक है, और वो एंजाइम कुछ खास प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो हमने क्या करना है, उन लाइव ऑर्गेनिजम्स में से उन एंजाइम्स को आइसोलेट कर लेना है। और आपको पता है कि वो एंजाइम कुछ खास प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसका मतलब हमने एक और ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट करके रखा हुआ है जिसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, और वो एंजाइम जो हमने डोनर ऑर्गेनिज्म में से लिए हैं उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देना है, और उसको वो सारी सुटेबल कंडीशंस देनी है जिसमें कि वो आसानी से काम कर सके और प्रोडक्ट जो है उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवाना है, और इस तरह से ह्यूमन वेलफेयर के लिए उसे लेटर ऑन क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इंसुलिन है, ठीक है बेटे, जैसे इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, और आपको मालूम है आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन कब प्रोड्यूस होता है, आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन तब प्रोड्यूस होता है जब आप कौन सी कंडीशन में चले जाते हैं, डायबिटिक कंडीशन में चले जाते हैं, आपकी बॉडी में ब्लड में शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। ओके बेटे, पर स्टिल अगर आप शुगर रिच डाइट लेते रहते हैं तो क्या होगा, इस इंसुलिन की डेथ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है, इसकी डेथ हो जाएगी। तो उस केस में आपको कौन सी डिजीज हो जाएगी, आपको डायबिटीज मिलियटस हो जाएगी, शुगर हो जाएगी। ठीक, अब वो कहते हैं कि आपकी बॉडी तो इंसुलिन नहीं बना रही, पर अब आप डायबिटिक पेशेंट बन गए हैं और आपकी बॉडी जो है उसको प्रोटेक्शन चाहिए, उसमें जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको मेंटेन करना है, तो अब ये इंसुलिन कहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो अर्लियर हम क्या करते थे, ये इंसुलिन जो है वो कुछ स्लॉटेड एनिमल्स जो हैं, जैसे कैटल है हमारे जो दूध वगैरह नहीं देते हैं, ठीक है, तो उसकी स्लॉटिंग करके उनके पैनक्रियास में से वो इंसुलिन आइसोलेट कर लेते थे, और उसके बाद उसे क्या करते थे, ह्यूमन बॉडी में डाल देते थे विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस। और आपको मालूम है कि आपका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव है, तो कोई भी फॉरेन चीज अगर आपकी बॉडी में डालेंगे आपके सेल फटाफट उसको पहचान लेंगे, और उस केस में उसके अगेंस्ट वो काम करने लगेंगे। ठीक है बेटे, तो इसलिए वो कहते हैं कि इससे क्या होता था, इम्यून रिस्पॉन्सेस की वजह से इंटरफेरेंस होती थी और पर्टिकुलर जो भी फॉरेन प्रोडक्ट है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता था। अब क्या करना है, अब हमने कोई इंसुलिन वहां से आइसोलेट नहीं करना, हमने क्या करना है, इंसुलिन जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड एंजाइम ही चुरा लेना है, जिस होस्ट ऑर्गेनिज्म में से आप इंसुलिन लेते थे उसमें से उसका वो एंजाइम ही उठा लें आप। ठीक है, और वो एंजाइम जो है उसकी हेल्प से हमने क्या करना है, उसको किसी तरीके से वो एंजाइम जो है उसकी फंक्शनिंग जो है किसी और होस्ट ऑर्गेनिज्म में करवा के देखनी है, और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है। ठीक है, और वो इंसुलिन जो है उसको इस तरह के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे, क्योंकि उसकी अपनी बॉडी तो काम नहीं कर रही है। और देखो दूसरी चीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है कि जब हम ये फॉरेन इंसुलिन फिर भी बॉडी के अंदर डालेंगे तो आपकी बॉडी हमेशा उसके अगेंस्ट काम करेगी ना। अब दूसरा तरीका क्या है, अभी मैंने बोला है कि हम सिर्फ एंजाइम्स जो है उनसे बनने वाले प्रोडक्ट को ही आइसोलेट नहीं करते, हम उन प्रोसेसेस के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। तो हमने क्या किया, होस्ट ऑर्गेनिज्म में ये स्टडी कर लिया कि इंसुलिन जो है वो कैसे बनता है। ठीक है बेटे, अब हमने क्या करना है, आपकी बॉडी के अंदर रॉ मटेरियल जो है उसको इंसर्ट कर देना है, बाहर से कोई इंसुलिन नहीं डालना,
आपकी बॉडी में सिर्फ उस इंसुलिन के बनने वाला रॉ मटेरियल डाल देना है, तो आपकी बॉडी में फिर से जो भी नेसेसरी बॉन्ड्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे और आपकी बॉडी खुद इंसुलिन जनरेट करेगी। अब वो क्योंकि वो प्रोडक्ट आपकी बॉडी के अंदर ही बना है, इसलिए आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो देखो दो फायदे हो गए हमें बायोटेक्नोलॉजी से। एक तो हमने क्या किया, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर लिया इंसुलिन का और उसको डायबिटिक पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज करने लग गए। और दूसरा हमने क्या किया कि अगर वो इंसुलिन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो इम्यून रिस्पॉन्सेज एक्टिव होते हैं। हम चाहते हैं कि इम्यून जो सिस्टम है उसको पता ही ना लगे, तो हमने इंसुलिन नहीं डालना, उसकी जगह पे हमने क्या करना है, कुछ उसका जो स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया है उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल प्लस जो लिंकेजेस उसमें प्रेजेंट है वो सब डाल देंगे और बॉडी के अंदर एंजाइम खुद ही इंसुलिन बनाएंगे और फिर से इंसुलिन बॉडी में सिंथेसाइज होने लग जाएगा। तो हमने एक तो प्रोडक्ट बनाने का तरीका भी सीख लिया और एक प्रोसेस कैसे चलता है वो भी स्टडी कर लिया। तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमें ह्यूमन वेलफेयर के लिए इन सभी चीजों की जानकारी देती है। ओके बेटे, अब देखो उसके अलावा कहते हैं कि मैम, बायोटेक्नोलॉजी, हाँ जी, ये जो लास्ट आपने बोला कि हम हमारी बॉडी खुद बना लेगी, हम वो बॉन्ड्स डाल देंगे, ये कैसे करेंगे? उसमें बेटे देखो इंसुलिन एक प्रोटीन है और आपको मालूम है कि प्रोटीन्स जो है उसके अंदर क्या होती है, अमाइनो एसिड्स होती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो है उसमें से जो एंजाइम था जो इंसुलिन बनाता है उस एंजाइम को हमने वहां से निकाल लिया है। ठीक है, और जो होस्ट ऑर्गेनिज्म हमने सिलेक्ट किया है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट मे बी सम काउ, इट मे बी सम बफेलो, कोई रैट है, उसके अंदर हमने वो एंजाइम इंजेक्ट कर दिया डोनर में से लेके। अब जब वो एंजाइम उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनाएगा ना, उस समय हम उस प्रोसेस को क्या कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे। हम देखेंगे कि वो एंजाइम कौन कौन से अमाइनो एसिड यूज करता है और उन अमाइनो एसिड में कौन से लिंकेजेस स्टैब्लिश होते हैं और किस तरीके से कितनी अमाइनो एसिड जुड़ने के बाद वो इंसुलिन बनता है। ठीक है, वहां पे हमने उसको स्टडी कर लिया होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही। कैसे स्टडी करते हैं वो भी मैं आपको थोड़े टाइम में बताऊंगी। हमारे पास जीन क्लोनिंग की टेक्निक होती है, उससे हम पूरा मेथड स्टडी कर लेते हैं। और उसके बाद बेटे जब हमने उसको स्टडी कर लिया कि ये रॉ मटेरियल इसमें लगे हैं एंड ये बॉन्ड हमें सप्लाई करने हैं, तो वो सारी चीजें जो है ना वो आपकी बॉडी में क्या करनी है, रेडीमेड तरीके से। वैसे तो सेल के कॉम्पोजिशन में ये चीजें प्रेजेंट ही होती हैं, उनको वहां पे हमने क्या करना है, देख लेना है कि ये चीजें हैं, ये बॉन्ड्स प्रेजेंट है। और उसके बाद एंजाइम्स जो हैं बॉडी के अंदर उनको डाल देना है। चाहे एंजाइम अगर अपना एंजाइम काम नहीं कर रहा है तो फॉरेन एंजाइम हम डाल देंगे। ठीक है, और उस केस में वो सारा रॉ मटेरियल जो है उसको वो बॉडी के अंदर ही बनाएगा, इसलिए बॉडी जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी और उसको अपना समझेगी क्योंकि सारा प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है। तो इस तरीके से वो इंसुलिन जो है वो बॉडी आसानी से पचा लेगी, बजाय कि बाहर से इंजेक्ट किए हुए इंसुलिन के कंपैरिजन। ठीक है, अब देखो सेकंड वाले पॉइंट में यस हमने मैम। क्या लिखा है, हमने ये लिखा है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो उन प्रोसेसेस से रिलेटेड है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। ठीक है, कुछ हमने ऐसे ऑर्गेनिजम्स तैयार कर लिए हुए हैं जो हमारे मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं और उनको हमने क्या नाम दिया है, हमने उनको जीएमओ का नाम दिया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यानी हम उनके जीन्स में क्या कर चुके हैं, बदलाव कर चुके हैं, मैनिपुलेशंस कर चुके हैं। और हमने ऐसा क्यों किया है, तो कहते हैं कि हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो हमने उसके अंदर न्यू जीन्स डाले हैं उसकी हेल्प से हम कुछ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करना चाहते हैं और उन प्रोडक्ट्स का हम क्या करना चाहते हैं, आगे लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ठीक है बेटे, तो उसी तरीके से देखो जैसे अभी हमने वो वाला चैप्टर पढ़ा है माइक्रोस वाला, उसके अंदर हमने बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया था ना। बैक्टीरिया कौन सा था, बैक्टीरिया था बैसिलस thuringiensis, बीटी। अगर आपको याद आ रहा है तो आपको बताया था कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये पैथोजन होता है। एक पैथोजन कैसे होता है, ये बैक्टीरिया जब किसी प्लांट के ऊपर डिजीज कॉज करता है तो उसके अंदर क्या करता है, एक टॉक्सिन इंजेक्ट कर देता है और उस टॉक्सिन का नेम क्या है, बीटी टॉक्सिन। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमें पता लग गया कि ये बैक्टीरिया जो है अगर ये वाला केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको बीटी टॉक्सिन कहते हैं और उससे हम कोई भी आगे जो प्लांट्स में डिजीज कॉज करने वाले पेस्ट हैं उनको हम किल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया में से उसका वो वाला जीन ही निकाल लेंगे जिससे वो क्या बनता है, केमिकल बनता है। और उस जीन को वहां से निकाला और उसके बाद जो है उस जीन को हमने क्या किया, हमने उस प्लांट के अंदर डाल दिया जिसके अंदर डिजीज होती थी। ठीक है बेटे,
तो जैसे कॉटन का प्लांट है, कॉटन के प्लांट के ऊपर एक आके कॉटन बॉल बॉम होता है, वो क्या करता है, डिजीज करता है। ठीक है, उसने क्या करना है, कॉटन के ऊपर जब भी उसकी बॉल्स लगनी है जिसके अंदर रुई बनती है, उसके अंदर वो क्या कर देता है, फोर्स कर देता है, छेद कर देता है, उससे सारा फ्रूट जो है उसका खराब हो जाता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये नॉर्मल कॉटन था, अब हमने क्या किया, जो बैसिलस thuringiensis है उसमें से बीटी टॉक्सिन निकाल लिया, और बीटी टॉक्सिन जो है उस जीन को हमने किस में डाल दिया, नॉर्मल कॉटन प्लांट में डाल दिया। अब देखो नॉर्मल कॉटन प्लांट में वो जीन आ गया है, और उसके बाद वो जीन जो है वो धीरे धीरे उस प्लांट के अंदर क्या करेगा, अपने रेप्लिकास बनाता रहेगा, और लेटर ऑन उससे प्रोडक्ट बनेंगे, यानी उस प्लांट के अंदर क्या आ जाएंगे, केमिकल्स आ जाएंगे, बीटी टॉक्सिन केमिकल्स आ जाएंगे। तो जब भी इंसेक्ट उसके ऊपर आके फीड करने की कोशिश करेगा, तो इंसेक्ट के लार्वास जो है उसमें वो केमिकल्स चले जाएंगे, और उस तरह से उसकी डेथ हो जाएगी। इसका मतलब हमने प्लांट को क्या बना दिया है, ट्रांसजेनिक प्लांट बना दिया है, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना दिया। ठीक है, इससे पहले एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जैसे हमारी राइस है, अगर हम राइस की बात करें तो हमारी मेन डाइट का एक कंपोनेंट होता है राइस, और हमें उससे क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि राइस से हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ना मिले, साथ में हमें क्या मिले, आयरन भी मिल जाए। ठीक है बेटे, अब मैंने क्या किया, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसमें जो आयरन से रिलेटेड जीन है उसको वहां से आइसोलेट कर लिया, और उसके बाद उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैंने किस में डाल दिया है, राइस प्लांट के अंदर डाल दिया। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे वो तो फॉरेन जीन है, तो फिर वो राइस प्लांट जो है वो उसको पहचानता क्यों नहीं है यहाँ पे। तो देखो उसका भी एक तरीका है, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने क्या करना है, उस पर्टिकुलर प्लांट के जीनोम के साथ ऐड करना है, उसका जो खुद का जेनेटिक मटेरियल है ना उसके साथ उसको ऐड करवाना है। तो कहते हैं कि हर एक जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम जो है उसमें एक खास जगह होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। तो कोई भी फॉरेन डीएनए को अगर आप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ अटैच कर दें, तो जब नॉर्मल क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेंगे तो वो फॉरेन डीएनए भी उसके साथ रेप्लिकेट करने लग जाएगा, और इस तरह से फॉरेन डीएनए जो है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म का ही पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ आ रही है। तो हमने क्या किया, आयरन रिच जीन जो है उसको आइसोलेट किया, पैडी प्लांट के अंदर डाला। अब ये पैडी प्लांट जब राइस हमें देंगे तो वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में रिच नहीं होंगे, उसमें आयरन वाला जीन भी आ चुका है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या मिलेंगे, आयरन भी मिलेगा। इस तरह के राइस अब डेवलप किए हमने बायोटेक से, और उनको हम गोल्डन राइस कहते हैं। ठीक है, मतलब टेस्ट में बहुत अच्छे नहीं होते पर न्यूट्रिशियस होते हैं, इसलिए आजकल काफी ज्यादा जो है मॉडर्न फैमिलीज जो है इनको यूज कर रही है। ओके, ये चीज पता लगी है। एनी क्वेश्चन? देखो मुझे पता है कि ये चीजें तुम्हारे गले से आसानी से उतर नहीं रही होंगी, इसलिए चुपचाप बताओ कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है और तुम्हें क्या पता लगा है अभी तक, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन पे ही हूँ। हाँ जी, मैम वो जीन्स दूसरी जीन्स के साथ इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं? वही बताया बेटे। देखो जो हमने जीन है ना, पहले तो उसको किसी एक ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करना है जिसमें से हमने उसको आइसोलेट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जो राइस है उसको आयरन रिच बनाना चाहती हूँ, तो इसका मतलब मैं पहले कोई ऐसी क्रॉप ढूंढूंगी ना जिसके अंदर आयरन होगा। तो मैंने क्या किया, स्पाइनिच ढूंढ ली। ठीक है, मैंने पालक निकाली है, पालक जो होती है वो आयरन में रिच होती है। तो उस वाले प्लांट में से मैंने क्या किया, वो जीन आइसोलेट कर लिया जो उसके अंदर आयरन का कंटेंट बढ़ाता है। अब उस जीन को जो मैंने आइसोलेट किया, तो देखो जीन किस पे प्रेजेंट है, डीएनए पे प्रेजेंट है ना, तो मैंने वो पर्टिकुलर डीएनए की सेगमेंट जो है उसको वहां से कट कर लेना है, और उसके बाद अब वो सेगमेंट मेरे पास आ गई है। तो अब मैंने उसको क्या करना है, उस होस्ट प्लांट के अंदर मैंने डालना है जिसके अंदर मैं चाहती हूँ कि वो करेक्टर आ जाए। तो अब मैं उसको किसी ना किसी तरीके से पहले भेजूंगी। पहले तो मैंने आपको बोला कि मैंने कट कर लिया, तो अब आप सोचोगे कि मैंने कट कैसे किया। तो अभी मैंने एक एंजाइम्स का नेम लिया था, और उनका नेम था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और उनकी खासियत ये होती है कि वो डीएनए को बीच में से कहीं से भी कट कर सकती है। ठीक है, कैसे करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगी, वो लंबा चौड़ा मेथड है। तो वहां से हमने उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवा लिया। अब ये फॉरेन डीएनए है मेरे पास। अब इस फॉरेन डीएनए को मैंने क्या करना है, होस्ट प्लांट में डालना है। तो मैं इसे किसी वेक्टर के साथ पहले क्या कर दूंगी, लिंक कर दूंगी। तो वेक्टर मेरे पास दो हो सकते हैं, या तो मैंने इसको प्लाज्मिड में डाल दिया है, या मैंने इसको बैक्टीरियोफाज में डाल दिया है।
और दोनों की खासियत ये है कि वो रेप्लिकेट हो सकते हैं। दे कैन इजिली whenever they enter into the host organism they can easily replicate। ठीक है बेटे, तो जब मैं इसको प्लाज्मिड के अंदर डालूंगी वो प्लाज्मिड होस्ट ऑर्गेनिज्म में एंटर करेगा, तो उसके बाद ये जो जीनोम है जिसको मैं फॉरेन डीएनए कह रही हूँ, वो फॉरेन डीएनए जो है जैसे जैसे रेप्लिकास उस प्लाज्मिड के उस होस्ट ऑर्गेनिज्म में बनेंगे वैसे वैसे इसके भी क्या बनते जाएंगे, रेप्लिकास बनते जाएंगे। ठीक है, और खूब सारी कॉपीज इसकी तैयार हो जाएंगी। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको एड्स वायरस का बताया था कि एड्स का जो वायरस होता है वो चालाक होता है, अपना जीनोम होस्ट में डाल देता है और होस्ट के जीनोम के साथ ही उसका जीनोम भी मिक्स हो जाता है और उसके रेप्लिकास आगे बनते रहते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया कि अगर मैं इसको प्लाज्मिड्स की हेल्प से ना भेजूं तो फिर मैं क्या करूंगी, इसको जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसका जो क्रोमोसोम है उसको ध्यान से देखूंगी। उसके क्रोमोसोम पे एक खास जगह होती है जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड मैंने पहले भी यूज किया था डीएनए के दौरान। मैंने कहा था कि डीएनए खास पॉइंट से ओपन होता है जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। तो कहते हैं कि अगर उसी पॉइंट पे हम किसी फॉरेन डीएनए को वहां पे जोड़ दें, ठीक है, तो जब नया डॉटर डीएनए बनना है उसके साथ वो फॉरेन डीएनए जो है उसके भी रेप्लिकास बनने शुरू हो जाने हैं। तो हमने क्या किया, फॉरेन डीएनए लेकर आए, उसको ऑराई वाली जो पोजीशन है वहां पे अटैच कर दिया। तो जैसे जैसे डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस आगे बढ़ा वैसे वैसे वो फॉरेन डीएनए जो है वो होस्ट जीनोम का ही पार्ट बन गया और उसकी भी रेप्लिकेशन होती चली गई और होस्ट बॉडी को पता भी नहीं लगा और फॉरेन जीन उसके अंदर सेट हो गया। तो इस तरीके से आयरन रिच जीन जो है, जो मैंने पालक में से चुराया था, उसको मैंने किसमें डाल दिया, राइस में डाल दिया। राइस प्लांट जो है उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे, उसमें क्या होगा, आयरन भी होगा। और ये राइस क्या कहलाएंगे, कौन से राइस कहलाएंगे, गोल्डन राइस कहलाएंगे। गोल्डन। ठीक है बेटे, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो सिर्फ चालाकी से की हुई हैं, बस हमने क्या किया है, सारे जो भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है ना उनके अंदर क्या खास खास चीजें हैं उसको स्टडी कर लिया है और उसके बाद बस उनमें से वो जीन्स चुराने हैं और उन जीन्स को चुरा के किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालना है, तो फिर उसके करेक्टर जो है वो उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है बेटे, इस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक इंजीनियरिंग की तरह जैसे टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जीन्स में मैनिपुलेशन करते रहते हैं, डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उनको लेते हैं और होस्ट ऑर्गेनिज्म में उसे इनबिल्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये लंबा चौड़ा मेथड है। अब देखो इसके हेल्प से वो कहते हैं कि कई चीजें हमने तैयार की हैं, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की हम बात करते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो एक बेबी है उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर तैयार किया जा सकता है। अब सब बच्चे सोचेंगे इतनी छोटी सी टेस्ट ट्यूब में बेबी कैसे डेवलप हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको सिर्फ नाम दिया गया टेस्ट ट्यूब बेबी का। कहने का मतलब ये है कि इट इज अ बिग कंपार्टमेंट और उसके अंदर वो सारी कंडीशंस दी जाती हैं जो एक नॉर्मल बर्थ के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, और उस तरीके से आपको पता है कि इंडिया जो है वो अपनी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है उसको बना चुका है और टेस्ट ट्यूब बेबी जो है उसका नेम क्या था वो पता लगाएंगे सब बच्चे। फर्स्ट इंडियन टेस्ट ट्यूब बेबी का नेम क्या था। ठीक है, और आपको ये सुन के बहुत ही हैरानी होगी कि वो बेबी जो है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो भी थी उनकी आगे सक्सेसफुल मैरिज भी हुई थी और आगे उनके बच्चे भी थे। अब उनकी डेथ हो चुकी है पर उनके बच्चे जो है वो अभी भी दुनिया में मौजूद है। ठीक है, और वो एक नॉर्मल लाइफ जो है उनकी चली थी, जबकि उनको कहाँ पे बनाया गया था, लैब के अंदर बनाया गया था। उसी तरीके से कहते हैं कि जो जीन है, जब भी हम जीन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डीएनए जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं जीन्स, पर आजकल हमारे पास ऐसे मेथड हैं जिससे हम जीन जो है उसको क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं लेबोरेटरी में। ठीक है, तो ये जीन को सिंथेसाइज करने के लिए हमें वो एसेंशियल रॉ मटेरियल देना होगा जो उसकी सिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो देयर वाज अ साइंटिस्ट एंड हिज नेम इज हरगोविंद खुराना। अब उनकी आई डोंट थिंक सो, मतलब होगी है शायद डेथ, हरगोविंद सिंह खुराना जो कि इंडिया के साइंटिस्ट थे और बाद में अमेरिकन नेशनल बन गए। उन्होंने जो है सिंथेसाइज किया था जीन आर्टिफिशियल तरीके से लैब के अंदर। ठीक है बेटे, डीएनए वैक्सीन तैयार की जा चुकी है कि डीएनए जो है उसको किस तरीके से जो है ऐसे केसेस में जहाँ पे किसी पर्सन का डीएनए जो है वो काफी ज्यादा इन्फेक्टेड है उसमें उसका रिप्लेसमेंट कैसे करना है डीएनए वैक्सीन के जरिए, ये टेक्निक। ठीक है, कोई डिफेक्टिव जीन है उसको कैसे करेक्ट करना है। तो आपको पता है कि हर एक जीन जो है वो कोई ना कोई बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, फंक्शन कंट्रोल कर रहा है ना। तो अगर मान लो बाय बर्थ ही किसी का जीन डिफेक्टिव होता है
और हो सकता है कि वो जीन बहुत इंपॉर्टेंट हो, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हो सपोज करिए, तो फिर पर्सन जो है उसमें इम्यून रिलेटेड डिजीज हो जाएंगी। अब थ्रू आउट द लाइफ तो ऐसे पर्सन को छोड़ नहीं ना सकते, तो उसका जीन जो है उसको करेक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी में टेक्निक्स होती हैं जिनको हम जीन थेरेपी कहते हैं। ठीक है बेटे, उससे रिलेटेड एक केस स्टडी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब ये भी सिर्फ डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन फेडरेशन। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स ऑफ सेल्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉजीज फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, कहते हैं कि नेचुरल साइंस में से ही निकला हुआ एक नया ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट सेल्स को लेते हैं, उनके पार्ट्स को लेते हैं, और इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, उससे मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है बेटे, मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट यहाँ पे डीएनए, आरएनए या फिर कई तरह के एंजाइम्स हो सकते हैं, कुछ प्रोटीन्स हो सकते हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनका लेटर ऑन क्या करते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवाते हैं और फिर उसको ह्यूमन सर्विसेज के लिए यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, कहते हैं कि पूरी जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके पीछे जो मेन प्रोसेस है जिसकी वजह से ये डिसिप्लिन जो है वो आपके सामने आया है, वो उसमें जो मेन प्रोसेस है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ठीक है बेटे, जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इज ऑल्सो नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या है ये टेक्निक? तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, डीएनए और आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है ना, उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, उनकी केमिस्ट्री के अंदर, उनके केमिकल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करते हैं, और उनको चेंज करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देते हैं, और होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालने के बाद वो क्या करता है, उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में चेंजेस करता है। ठीक है बेटा, तीन चीजें बोली देखो मैंने यहाँ पर। एक तो मैंने आपको ये बोला कि सबसे पहले हमने डीएनए और आरएनए सेलेक्ट करनी है, और फिर उन डीएनए और आरएनए में क्या करनी है, कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस करनी है। जब हमने उनको मैनिपुलेट कर लिया, उसके बाद एक होस्ट ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट करना है, उसके अंदर उनको डालना है, और जब हम उस होस्ट ऑर्गेनिज्म में ये मैनिपुलेटेड डीएनए या आरएनए डालेंगे तो ऑब्वियसली है कि उस होस्ट ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है उसके अंदर चेंजेस होंगे। ठीक है, इसको देखो कैसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई बैक्टीरियम है, और उस बैक्टीरियम के अंदर कोई ऐसा जीन्स है जो उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाता है। ठीक है बेटे, अब मैंने क्या किया, उस बैक्टीरियम में से वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाल लिया। मैं चाहती हूँ कि कोई और बैक्टीरिया जिसके अंदर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है, उसके अंदर मैं ये वाला डाल दूं। तो मैंने क्या किया, उस बैक्टीरियम में से वो जीन आइसोलेट किया। अब मैंने उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म में भेजना है, तो आपको पता है मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं वेक्टर के जरिए उसको भेज दूंगी होस्ट ऑर्गेनिज्म में, या फिर मैं होस्ट जीनोम के ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ उसको इनकॉर्पोरेट कर दूंगी। दो ही तरीके हैं ना, तो दोनों में से मैंने कोई एक तरीका यूज किया और उसके बाद मैंने उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल दिया। ठीक है बेटे, अब वो होस्ट ऑर्गेनिज्म में जब मैंने उसके अंदर डाला है, अब मैं चेक करना चाहती हूँ कि क्या जो मैंने जीन उसके अंदर डाला था वो अपनी एक्टिविटी करने लग गया। तो मैंने क्या करना है, मैंने एक से ज्यादा पैट्री प्लेट्स तैयार कर लेनी है और उसमें वो एंटीबायोटिक्स डाल देनी है। ठीक है, सपोज करिए कि जीन जो है वो कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस शो करता है, जैसे पेनिसिलिन है या कोई और है। ठीक है, अब मैंने उसको चेक करना है कि क्या उसके अंदर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ गया है। तो जब मैं उसको अलग अलग पैट्री प्लेट्स पे ग्रो करवा के देखूंगी, तो अगर उसके अंदर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, तो इसका मतलब उन बैक्टीरियल सेल्स की ग्रोथ जो है वो आसानी से उस पैट्री प्लेट पे हो जाएगी जिसके अंदर वो एंटीबायोटिक होगी जिससे रेजिस्टेंट जीन मैंने उसके अंदर डाला है। और अगर किसी दूसरी एंटीबायोटिक पे चेक करूंगी तो वो जीन उसके अंदर नहीं होगा, इसका मतलब वहां पे उनकी ग्रोथ क्या होगी, स्टॉप होने लग जाएगी, क्योंकि दूसरी एंटीबायोटिक उसके एंटी काम करेगी। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से हम फॉरेन जीन्स जो है उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में जब भी डालते हैं तो वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में चेंजेस करते हैं। ये पता लग गया। अब दूसरे वाले में देखो उसने क्या बोला है, कहते हैं कि एक तो ये चीज है जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम ये करते हैं, और दूसरा जो प्रोसेस है जिसको हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी अगर हमारा इंपॉर्टेंट जीन है जिसके बारे में हमें पता लग गया है कि इस होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जीन ये वाला इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, पर वो उस होस्ट ऑर्गेनिज्म में वो प्रोडक्ट थोड़ी क्वांटिटी में बनाता है पर मुझे ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, उस जीन को वहां से निकाल लूंगी, और उसके बाद उस जीन को, ठीक है, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में उसका जो प्रोडक्ट बना है वो तो मैंने बनवा ही लेना है। उसके बाद वो प्रोडक्ट थोड़ी क्वांटिटी में है पर मैं चाहती हूँ कि मुझे ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए,
तो मैं उसे आर्टिफिशियल तरीके से लेबोरेटरी के अंदर उस प्रोडक्ट का लार्ज स्केल प्रोडक्शन करूंगी। ठीक है, जैसे आपको देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास फंजाई यीस्ट है और फंजाई यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन करने के बाद क्या बनाती है, अल्कोहल बनाती है, ऐसा ही है ना। अब मैं चाहती हूँ कि अल्कोहल का प्रोडक्शन जो है मैं ज्यादा से ज्यादा करूँ, तो मैंने क्या करना है, जितनी अल्कोहल उसने यीस्ट ने बनाई है उतनी अल्कोहल के सैंपल मैंने ले लिए। उसके बाद मैंने उसको क्या किया, बड़े बड़े स्टील के वेसल्स के अंदर डाल दिया, जिसको मैंने फर्मेंटर्स कहा, और उस फर्मेंटर्स के अंदर मैंने वो सारी चीजें डाल दी जो यीस्ट की पसंदीदा चीजें थी। तो जब उसको रॉ मटीरियल भी मिल जाएगा, उसको काफी सारी वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो उसको चाहिए थी, तो वो वहां पे काम करने लग जाएगा सुटेबल कंडीशंस में। और वही अल्कोहल जो वो क्या करता था, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बनाता था, वो क्या करेगा, ज्यादा क्वांटिटी में बनाएगा। ठीक है बेटे, इस तरह से जो चीजें मुझे जो है मिलीग्राम्स में मिलनी थी वो मुझे टन्स में मिलेंगी। तो दूसरा मेथड ये है कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट करके उसका जो प्रोडक्ट है उसको आइसोलेट कर लेते हैं, उसको लेबोरेटरी में सुटेबल कंडीशंस देते हैं, और उन सुटेबल कंडीशंस के बाद उस प्रोडक्ट का लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं। तो इसके हेल्प से हमने कई सारी चीजें की हैं, हमने एंटीबायोटिक्स तैयार की हैं, काफी सारी एंटीबायोटिक्स, हमने वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन तैयार की हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स जो है उनका प्रोडक्शन हमने बढ़ाया है। ठीक है, हमने जीन्स जो है उनका आइसोलेट कर लिया, हमें पता लग गया कि जीन से ये वाला इंपॉर्टेंट एंजाइम बनता है, उस एंजाइम को हमने वो सुटेबल कंडीशंस दे दी जो कि उसको बॉडी में मिलती थी, और फिर वही एंजाइम हमें पहले थोड़ी क्वांटिटी में मिलने थे, अब लेबोरेटरी के अंदर हमें ज्यादा क्वांटिटी में मिल गए। तो इस तरह से ये प्रोसेस दो तरीके से चलता है। क्लियर है बेटे? हाँ जी, क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, इसको मैं Yes, कई ma'am. बार बेटे कई बार मैं इसको चीजों को रिपीट करूंगी, फिर धीरे धीरे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ना, ये आपको क्लियर होती चले जाएगी। अभी आपको इसलिए नहीं बहुत अच्छे से पता लग रही क्योंकि ये हमने पिछले 10 सालों में कभी नहीं पढ़ी हुई। ठीक है, हमने जो भी जनरल साइंस पढ़ा है, बायोलॉजी पढ़ी है, उसमें कभी भी ये चीजें नहीं आई है पहले, क्योंकि ये एक न्यू डिसिप्लिन है